नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, आज जो है मैं आपके सामने 30 क्वेश्चन मनोविज्ञान का डिस्कस करने वाला हूं। यह जो मनोविज्ञान के 30 क्वेश्चन होंगे, यह सभी क्वेश्चन आपके यूपी टेट प्राथमिक लेवल को टारगेटेड करते हुए आपके सामने दिए जा रहे हैं। आप इन सभी क्वेश्चनों को देख करके एक अंदाजा लगा सकते हैं कि मनोविज्ञान, मैंने पहले भी बताया है कि मनोविज्ञान काफ़ी कठिन नहीं होता है। यह केवल आपके मानसिक विकास पर निर्भर करता है, आप किस स्तर तक जा करके बच्चों के अंदर शोध कार्य करते हैं। और जायज़ सी बात है कि आप यूपी डीएलएड कर रहे हैं या यूपी बीएड कर रहे हैं तो निश्चित रूप से मनोविज्ञान विषय में आपकी धीरे धीरे पकड़ मजबूत हो रही होगी। लगातार आप लोग अपनी पढ़ाई में इत्मीनान से लगे रहिए और निश्चित रूप से आगामी समय आपके लिए उज्जवल होगा। यह हमारी शुभकामनाएं हैं और लगातार जुटे रहिए। जो कुछ भी हो कुछ भी, पर हार नहीं माननी है, इस बात को ध्यान देना चाहिए। अभी तो कई हार बाकी है, अभी तो कई जीत बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है, अभी तो नापी है महज मुट्ठी भर जमीन, अभी तो पूरा आसमान नापना बाकी है। तो इसी उद्देश्य के साथ लगातार लगे रहिए, लगातार डटे रहिए। निश्चित रूप से सफलता एक न एक दिन जरूर मिलेगी। कुछ भी हो जाए, निश्चित रूप से सफल होना है। ठीक है, चलिए बाल विकास के 30 क्वेश्चन मैं आपके सामने डिस्कस करता हूं। इन सभी क्वेश्चनों में आप लोग जरूर बताइएगा आपने कितने क्वेश्चन सही किया। और निश्चित रूप से मैं बता दूं, निशांत ज्ञान के साथ जुड़ने वाला, जैसे कुछ बच्चे कहते हैं सर मैं बीएड कर रहा हूं, आप बीएड का पढ़ा ही नहीं रहे हैं, तो हम आपसे क्यों जुड़े। तो मैं आपको बता देता हूं, आपका उद्देश्य बीएड या डीएलएड करना नहीं होना चाहिए। मैंने जब डीएलएड पे कुछ वीडियोज डीएलएड के सिलेबस पर देने का प्रयास किया, या मैंने प्रयास नहीं किया, मैंने दिया भी, वह केवल इसलिए दिया कि आपको मानसिक रूप से शिक्षक बनने के प्रति या शिक्षक पद के प्रति ईमानदार, सजग और तन्मय बनाना था। मेरा उद्देश्य बस यही था कि आप प्रतिबद्ध हो जाइए कि आपको शिक्षक बनना है ना। इस वजह से मैंने वो सभी चीजें दी। आपका बीएड और डीएलएड करना ही लक्ष्य नहीं होना चाहिए। आपका लक्ष्य होना चाहिए आगामी समय में आप शिक्षक पद पर जा करके अपने आप को सुशोभित करें, अपने समाज, अपने माता पिता के सपनों को साकार करें। ठीक है, तो इसी उद्देश्य के साथ निशांत ज्ञान का हर एक वीडियोज आपको शिक्षक की कुर्सी तक पहुंचाने के लिए कारगर साबित होगा। आज जो निशांत ज्ञान के वीडियोज को वरीयता नहीं दे रहा है, मैं निश्चित रूप से दावे के साथ कह सकता हूं, कभी न कभी आप इस बात को लेकर के पछताएंगे, शायद हम उस समय निशांत ज्ञान के साथ जुड़े हुए होते। ठीक है, हालांकि यह वीडियोज कभी डिलीट नहीं की जाएंगी, आपके लिए हमेशा यूट्यूब पर दृश्यमान रहेंगी, तो आप लोग बाद में भी देख सकते हैं। लेकिन एक एक दिन जिस तरीके से आप जिस फेज में अभी तैयारी के जिस फेज में हैं, इस फेज में अगर आप वीडियोज देखते रहते हैं प्रतिदिन, मेरा तो कोई दिन भर में 10 वीडियो जाता नहीं, एक वीडियो जाता है, आपको प्रतिबद्ध करने के लिए, आपको ईमानदारी से काम करने के लिए सिखाता है हमारी वीडियो। चलिए कोई बात नहीं है, आपका जैसी इच्छा तैसे करिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है। मैं 30 क्वेश्चन में से मैं कम से कम अपने जो 10-12 वीडियो मैंने दिया है, 10-12 वीडियो नहीं है, कम से कम 20-25 वीडियो मनोविज्ञान का मैंने दिया है। इस 20-25 वीडियो मतलब कि 30 क्वेश्चन में कम से कम 20 क्वेश्चन तो हमारा पढ़ाया हुआ आया है। मैं अपने वीडियोज के टॉपिक से एक एक क्वेश्चन दिखा सकता हूं। केवल आपको ईमानदारी से और विश्वास करके जुड़ना पड़ेगा निशांत ज्ञान के साथ। पहले क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन कब से शुरू किया जाता है? गर्भकाल से शुरू किया जाता है, या जन्म से शुरू किया जाता है, या जीवन पर्यंत होता है, या किशोरावस्था में होता है? तो आप बताइए, जब विकास की प्रक्रिया शुरू होती है तो विकास की प्रक्रिया को मैंने पहले भी बताया था, विकास की प्रक्रिया सबसे पहले शैशवावस्था से हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, जो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जो हम विकासात्मक सिद्धांत में पढ़ना स्टार्ट करते हैं, वो शैशवावस्था से प्रारंभ करते हैं। ठीक है, लेकिन बाल विकास में क्या करते हैं? बाल विकास में गर्भकाल से पढ़ना प्रारंभ करते हैं। लेकिन जब विकासात्मक मतलब विकास की केवल थ्योरी, विकास का ही केवल सिद्धांत पढ़ेंगे, तब हम उसका प्रयोग जो है या उसको पढ़ना हम जन्म से स्टार्ट करते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, शैशवावस्था से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। समझ में आया ना? इस बात को ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दूसरा क्वेश्चन है, मस्तकाधोमुखी निकट से दूर का क्रम किस क्रिया का अंग है? मस्तकाधोमुखी एवं निकट से दूर का क्रम किस क्रिया का अंग है? मैंने विकास का सिद्धांत पढ़ाया, मैंने विकास और वृद्धि में आपको अंतर बताया, पूरे के पूरे विकास को पीडी पाठक की बुक से समराइज करके आपको दिया। उस वीडियोज को शायद आपने देखा हो, तो वहां पे मैंने बताया था मस्तकाधोमुखी एवं निकट से दूर का जो क्रम होता है, यह विकासात्मक सिद्धांत का एक अंग है। किसका है? विकास का एक अंग है। विकास जो है मस्तकाधोमुखी होता है और निकट से दूर की तरफ चलता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यह किसका प्रक्रिया है? यह जो है विकास की प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं मित्रों। तीसरा क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन आपके सामने कर देता हूं। तीसरा क्वेश्चन बताया गया है, लड़का के पैदा होने के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम्स क्या है?
ठीक है। लड़का का पैदा होने के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम क्या है? ऑप्शन नंबर ए है XX है, ऑप्शन नंबर बी है XP है, ऑप्शन नंबर सी है XY है, ऑप्शन नंबर डी है CX है। ठीक है, मैं आपको बता दूं मानव में जब सेक्स की प्रक्रिया, प्रजनन की प्रक्रिया होती है, उसमें जो है आप सभी लोग गुणसूत्र से जरूर प्रचलित होंगे। अब हमें गुणसूत्र में नहीं जाना है। आप जानते हैं 46 गुणसूत्र होता है, इस बात को तो आप जानते हैं। मनुष्य में जो है 46 गुणसूत्र होता है। इसमें जो 22 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, इसमें जो 22 गुणसूत्र होते हैं वो कायिक प्रजनन से संबंधित होते हैं। ठीक है, अर्थात यह जो है निश्चित रूप से एक दूसरे से मिलकर के खत्म हो जाते हैं। ठीक है, जो 23वां गुणसूत्र होता है, जो 22 जोड़ी गुणसूत्र, ठीक है, 22 जोड़ी गुणसूत्र जो है कायिक प्रजनन से संबंधित होते हैं। और जो 23वां जोड़ी जो गुणसूत्र होता है वह जो है लैंगिक मतलब कि लैंगिकता को दिखाता है। ठीक है, वो लैंगिक से संबंधित है, अर्थात वह लिंग निर्धारित करता है। इस बात को ध्यान रखिएगा मित्रों। मैं आपको बता दूं, आप इस बात को नोट कर लीजिएगा। अगर XY करके इसमें निकाला जाता है तो ध्यान रखिएगा, अगर XX केवल आ जाता है तो यह जो है किसका होता है? लड़की का होता है। ठीक है, यह जो है लड़की का होता है। ठीक है, अगर आ जाए आपसे XY तो यह जो है लड़के का होता है। अगर आपसे केवल एक ही XY में से पूछा जाए कि लिंग कौन निर्धारित करता है, तो आप ध्यान रखिएगा Y जो है लिंग निर्धारित करता है। ठीक है, Y जो है लिंग निर्धारित करता है। लड़की के लिए XX और लड़के के लिए XY, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मनुष्य में कितने जोड़ी कायिक गुणसूत्र होते हैं, तो आप 22 जोड़ी लगाइएगा। एक जोड़ी गुणसूत्र जो होता है वह जो है आपका लिंग निर्धारण करता है। अगर XX आता है तो वह महिला होती है, XY आता है तो बच्चा होता है। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। अब इसके अंदर हम जीव विज्ञान नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है, मनोविज्ञान है। चौथा क्वेश्चन है, प्राकृतिक पर्यावरण में क्या सम्मिलित होता है? प्राकृतिक पर्यावरण में क्या सम्मिलित होता है? ऑप्शन नंबर बी है, ए है वंशानुक्रम, बी है जैव और अजैव, सी है परिवार और डी है पशु। तो क्या प्राकृतिक पर्यावरण में क्या सम्मिलित होता है बताइए। आप सभी लोग जानते हैं प्राकृतिक पर्यावरण में 2 ही घटक होते हैं, एक जैविक घटक होता है, एक अजैविक घटक होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसका जो कौन सा सही हो जाएगा? चौथे में जो है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 5वें क्वेश्चन की बात करते हैं मित्रों। 5वां क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। 5वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सीखने के नियम में सम्मिलित नहीं है? मैंने थॉर्नडाइक का पूरा सिद्धांत आपको बताया है, उस पर लगभग 20,000 लोगों ने उसे देखा भी है। आप लोग भी विकास के 10-12 सिद्धांत हमारी तरफ से आपको दिए गए हैं, पब्लिक किए गए हैं। प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देखिएगा अगर आपके जीवन में कुछ करना है तो। ठीक है, नहीं करना है तो आप मौज करिए। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के नियम में सम्मिलित नहीं है? मैंने थॉर्नडाइक का नियम बताया, उसमें मैंने बताया थॉर्नडाइक के सीखने के नियम में 3 ही मुख्य नियम दिए गए थे। कौन कौन से थे? प्रभाव, अभ्यास और तत्परता का नियम। कौन कौन सा? प्रभाव, अभ्यास और तत्परता के 3 नियम दिए गए थे। खेल कोई नियम होता ही नहीं है, तो 5वां का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। खेल से संबंधित कोई नियम थॉर्नडाइक महोदय ने नहीं दिया था। ठीक है, आगे बात करते हैं मित्रों। शैशवावस्था मानव विकास की प्रमुख अवस्था है। आप सभी लोग जानते हैं मानव विकास की 4 प्रमुख अवस्थाएं बताई गई हैं। क्या बताया गया है? 4 प्रमुख अवस्थाएं मानव विकास की बताई गई हैं। कौन कौन सी बताई गई हैं? पहली अवस्था को हम जो है शैशवावस्था कहते हैं। ठीक है, पहली अवस्था को क्या कहते हैं? शैशवावस्था कहते हैं। और दूसरी अवस्था को हम क्या कहते हैं? दूसरी अवस्था को बाल्यावस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? बाल्यावस्था कहते हैं। तीसरी अवस्था को हम जो है किशोरावस्था कहते हैं। ठीक है, तीसरी अवस्था को किशोरावस्था कहते हैं। और चौथी अवस्था को मित्रों प्रौढ़ावस्था कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, चौथी अवस्था को प्रौढ़ावस्था कहा जाता है। ठीक है, शैशवावस्था की बात करें मित्रों, जो बेसिक रूप से मतलब कि शैशवावस्था से क्वेश्चन भी पूछा गया तो बच्चे 0 से 2 वर्ष लगा के आए थे, लेकिन आप लोग जो है 0 से 5 वर्ष याद करिएगा। अगर सामान्यतः बात करें तो शैशवावस्था 0 से 5 वर्ष तक होता है। और बाल्यावस्था की बात करें तो 5 से 12 वर्ष तक बाल्यावस्था होती है। 5 से 12, 13 अगर दिया रहे या 6 से 12 दिया रहे, आप उसे ही सही लगाइएगा। ठीक है, ये किसी के अनुसार नहीं है, जो सर्वमान्य रूप से भारत में माना गया है अधिकांश वैज्ञानिकों द्वारा, वही मैं आपको डाटा दे रहा हूं। किशोरावस्था की बात करें तो 13 से 18 वर्ष के लगभग जो एज होती है वह किशोरावस्था की होती है। 18 साल से जो प्लस की एज होती है उसे हम एडल्ट कहते हैं या प्रौढ़ावस्था कहते हैं। तो निश्चित रूप से आप इसे बताइएगा, शैशवावस्था में मानव विकास की कौन सी प्रमुख अवस्था है? शैशवावस्था मानव विकास की पहली प्रमुख अवस्था होती है। कैसी है? पहली है ना, पहली शैशवावस्था, दूसरा बाल्यावस्था, तीसरा किशोरावस्था, चौथा जो है प्रौढ़ावस्था होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं।
सातवें क्वेश्चन की बात करते हैं, बालक के व्यक्तित्व की नींव किस अवस्था में पड़ती है? बताइए, बालक के व्यक्तित्व की नींव किस अवस्था में पड़ती है? शैशव अवस्था में पड़ती है, गर्भकालीन अवस्था में पड़ती है, बचपना अवस्था में पड़ती है, या इनमें से कोई नहीं? बताइएगा, बालक के जो है व्यक्तित्व की नींव किस अवस्था में पड़ती है, इस बात को आप लोग बताइएगा। ऑप्शन नंबर सातवां का जो है कौन सा सही होगा? सातवां का जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो बालक के व्यक्तित्व का निर्माण होता है मित्रों ना, बालक के व्यक्तित्व का जो निर्माण होता है वो सबसे ज्यादा इसी अवस्था में होता है। उसे वहां पे बचपना अवस्था लिख दिया गया है, लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा, बाल्यावस्था में ही बालक के जो है व्यक्तित्व का निर्माण होता है। 5 साल से 12 साल के बीच बच्चा बहुत ज्यादा सीखता है, बहुत ज्यादा उसके व्यक्तित्व, सामाजिक परिवेश का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो 5 साल के 12 साल का बच्चा ही जो है व्यक्तित्व का निर्माण करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बचपनावस्था इसमें दिया है, लेकिन आप लोग बाल्यावस्था कर लीजिएगा, यही सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बात करते हैं, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को कितने भागों में बांटा गया है? हमने निश्चित रूप से आपको बताया, पियाजे के सिद्धांत को भी मैंने बताया है। पियाजे के अनुसार जो बालक की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को हम 4 भागों में विभाजित किए हैं। पहला अवस्था कौन सी है? संवेदीगामक अवस्था। दूसरी अवस्था कौन सी है बताइएगा? तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चौथी अवस्था जो है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। दूसरी अवस्था अगर आपको आती है तो बताइएगा, संवेदीगामक अवस्था। दूसरी अवस्था क्या कहते हैं बताइएगा। ठीक है, तो चार तरीके के संज्ञानात्मक विकास होते हैं, इसके वर्ष भी होते हैं, मैंने आपको बताया है, बेहतर तरीके से मैंने पढ़ाया है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को 4 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक, आगे बात करते हैं मित्रों, अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु अनुकरण किसका करता है? अनुकरण का मतलब होता है आप जो कर रहे हैं हम वही करेंगे, उसे ही अनुकरण कहा जाता है। कहते हैं कि पिता जो है हमें पुत्र जो है हमेशा पिता का जो है अनुकरण करता है, कि पिता जिस रास्ते पर चलता है, अगर चोरी डकैती छिनैती वाला माहौल पिता बनाए है घर पे, तो पुत्र भी निश्चित रूप से 99% आशा रहता है कि पुत्र भी वही करेगा। अगर पिता सुयोग्य है, मेहनत कर रहा है, ईमानदारी, प्रतिबद्धता, तन्मयता से काम करके अपने परिवार को चला रहा है, तो 99% उम्मीद है कि बच्चा भी तन्मयता, ईमानदारी, प्रतिबद्धता के साथ आगे अपने जीवन में काम करेगा। ठीक है, तो क्या आप कहा गया, अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु किसका अनुकरण करता है? जब शिशु बहुत छोटा सा बच्चा होता है, वह छोटा सा बच्चा जो होता है वह जब अनुकरण करता है तो सबसे पहले किसी के वर्ण को, अच्छा एक चीज बताइए, वह क्या आप कहेंगे भैया टा बोलो, तो वह टा नहीं बोल पाएगा, टा को ला बोलेगा, टा को क्या बोलेगा? ला बोलेगा। रा को ला बोलेगा। जैसे आप राम कहेंगे बोलने के लिए, वो बोलेगा लाम। ठीक है, तो इस तरीके तो तोतले बच्चे, मतलब बचपन में सब लोग जो है तो मतलब कि ठीक से नहीं बोल पाते। इस बात को आप भी समझते हैं, क्योंकि आप भी बचपना अवस्था से, शैशव अवस्था से गुजरे हैं। तो हम ध्यान किस पर देते हैं? हम वर्णों पर ध्यान नहीं देते, हम वाक्यों पर ध्यान नहीं देते हैं, हम शब्दों पर ध्यान देते हैं। भाई जो शब्द अगला कह रहा है वह शब्द मैं उसी शब्द को कहता हूं, लेकिन वर्ण उसके गड़बड़ हो जाते हैं। तो अनुकरण की अवस्था में सर्वप्रथम शिशु जो है शब्द का अनुकरण करता है। ठीक है, अगर उसे मम्मी आप कहने के लिए कहेंगे तो कुछ भी कह दे, कुछ भी कहे, लेकिन वह मम्मी पर ध्यान देगा, ना कि मम्मी कैसे लिखा जाएगा इस पर ध्यान देगा। तो शब्द का अनुकरण सबसे पहले बच्चा करता है। आगे बात करते हैं 10वां क्वेश्चन, मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? इसे बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मास्टर ग्रंथि मित्रों जो है पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं, बालक की प्रथम पाठशाला कौन सी होती है? मित्रों मैंने जब कक्षा 9वीं 10वीं में पढ़ रहा था, हमारे गुरुजी थे, बहुत ही ज़्यादा बार बताते थे, फैमिली इज़ द फर्स्ट स्कूल ऑफ इंडियन सिटीजनशिप, ऐसे वो बोलते थे। तो आप भी समझते हैं कि परिवार ही एक व्यक्ति की प्रारंभिक पाठशाला होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा, परिवार ही एक बच्चे की प्रारंभिक पाठशाला होती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? 11 का ए होगा। परिवार का जैसा माहौल होगा निश्चित रूप से बच्चा उसी तरीके का होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। बालक का सामाजिक विकास प्रभावित होता है। बालक का सामाजिक विकास किससे प्रभावित होता है? सामाजिक आर्थिक स्तर से प्रभावित होता है, विद्यालय से प्रभावित होता है, परिवार से प्रभावित होता है, या इनमें से सभी से प्रभावित होता है? तो बालक का सामाजिक विकास किससे प्रभावित होता है? भाई सबसे प्रभावित होगा। बालक का सामाजिक विकास सामाजिक आर्थिक स्तर से भी प्रभावित होगा। अगर बच्चा कमजोर है, घर का है, तो अच्छे से उसका पालन पोषण नहीं हो पाएगा, निश्चित रूप से थोड़ा सा गरीब है तो दिक्कत होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं, विद्यालय में अगर अच्छा अनुशासन नहीं है तो बच्चा बिगड़ जाता है। परिवार से तो पूरा निर्माण ही होता है, एक बच्चे की बुनियाद ही वहीं से बनती है। तो इनमें से सभी। ठीक है, चौथा सही हो जाएगा। सृजनात्मकता की पहचान होती है। सृजनात्मकता 13वां क्वेश्चन है, सृजनात्मकता की पहचान कैसे होती है?
क्या सृजनात्मकता की पहचान पुराने व्यवहार से होती है, या चित्रकला से होती है, या संगीत से होती है, या नवीन परिणाम से होती है? मित्रों, जो सृजनात्मकता होती है ना, सृजनात्मकता को कहा जाता है बच्चा क्या निर्माण कर रहा है, और बच्चा सबसे ज़्यादा निर्माण कार्य किस में करेगा? बच्चे को अगर आप सृजनात्मकता देना चाहते हैं, रचनात्मक बनाना चाहते हैं, तो उसे आप चित्रकला का निर्माण करवाइए। ठीक है, जब बच्चा बेहतर चित्रकला बनाएगा तो अपने जीवन के भी चित्रकला में निपुण हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सृजनात्मकता जो है चित्रकला को प्रदर्शित करती है। ठीक, आगे बात करते हैं। हम करके सीखते हैं, इसे किसने कहा है? बहुत ही फेमस लाइन है, इस बात को ध्यान रखिएगा। हम करके सीखते हैं, इसे किसने कहा है? आप बताइए अगर आपको आता है। हम करके सीखते हैं, हम करके सीखते हैं, यह किसने कहा है? ठीक है, हम करके सीखते हैं किसने कहा है? ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर मेस ने, ऑप्शन नंबर बी है योकम ने, ऑप्शन सी है सिम्पसन ने, ऑप्शन डी है कोलेसनिक ने। इसका जो राइट आंसर होगा मित्रों वह होगा, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, सिम्पसन महोदय ने बताया था कि हम करके सीखते हैं। ठीक है, सिम्पसन महोदय, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक, इस बात को ध्यान रखिएगा। सिम्पसन महोदय ने कहा कि बच्चा जो है करके सीखता है, और हम भी करके ही सीखते हैं। अगर हम कोई कार्य नहीं करते हैं तो हम बेहतर तरीके से नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, समस्या बालक किसे कहते हैं? बालक की एक समस्या बालक भी होता है। आप उस पर न जाइए बालक के कितने प्रकार होते हैं, मत पढ़िए, अभी आपने वो पढ़ा भी नहीं है, मैंने थ्योरी पढ़ाया भी नहीं है, तो मैं आपको वो नहीं बता सकता ना। लेकिन आप ऑप्शन को देखिए, आप अपने बौद्धिक स्तर का प्रयोग करिए। चोरी करने वाला बालक समस्या बालक है कि नहीं है? एक टीचर के सामने बहुत बड़ी समस्या हो जाती है, बच्चा यार चोरी बहुत करता है ना। उसके बाद करते हैं झूठ बोलने वाला। झूठ बोलता है, अगर कोई बच्चा बहुत ज़्यादा झूठ बोलता है, भाई तुम होमवर्क करके लाए हो, कह दिया कि हमारा पेन ही खराब हो गया था, हमारा पेन मतलब कि आप भी ऐसा बहाना बनाए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। माता पिता का कहना ना मानने वाला, सबसे बड़ी समस्या तो यही है। माता पिता कहेंगे कुछ, लड़का करेगा कुछ। आज के परिवेश में सबसे ज़्यादा यही हो रहा है। आपको भी मैं आशा करता हूं, भले ही आप प्रौढ़ावस्था को प्राप्त कर गए हैं, लेकिन निश्चित रूप से मैं आपसे ये आशा करूंगा कि जो आपको इस समाज में रहने योग्य बनाएं, जिनसे आपका अस्तित्व है, उनके प्रति आप जो है उनकी बातों को कभी न कभी माना करिए, निश्चित रूप से मानिए। ठीक है, माता पिता का सम्मान करें। और वही जो है वर्तमान के परिदृश्य में जिस तरीके से भगवान के प्रति आपका विश्वास उठ रहा है, जिस तरीके से समाज के प्रति आपका विश्वास उठ रहा है, इस बीच में केवल एक माता पिता ही हैं जिनके ऊपर आप विश्वास कर सकते हैं। एक पिता ही है जो चाहता है कि हमारा बच्चा हमसे ज़्यादा सफल हो जाए, एक माता ही है जो चाहती है कि उसका बच्चा उससे ज़्यादा सफल हो जाए, और बाकी जीवन में कुछ नहीं है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो समस्या बालक कौन सा होता है? इनमें से सभी जो है समस्या बालक का उदाहरण हो जाएगा। चोरी करेगा, बात नहीं मानेगा और झूठ बोलेगा, सभी समस्या बालक का उदाहरण होता है। बालक का मानसिक विकास, मानसिक स्वास्थ्य किस पर निर्भर करता है? बताइए, बालक का मानसिक स्वास्थ्य किस पर निर्भर करता है? विद्यालय पर निर्भर करता है, या परिवार पर निर्भर करता है, या समुदाय पर निर्भर करता है, या इनमें से सभी पर निर्भर करता है? बालक का मानसिक स्वास्थ्य किस पर निर्भर करता है? मैं आपके बौद्धिक क्षमता का यहाँ पे जान लीजिए, बौद्धिक क्षमता का प्रयोग करिए। बालक का मानसिक स्वास्थ्य किस पर निर्भर करता है? इसका जो ऑप्शन नंबर बी सही है, बी ही, परिवार से ही बालक का मानसिक स्वास्थ्य का मतलब कि पूरी तरीके से निर्भर करता है। कैसे कि कहा जाता है कि स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। अगर बच्चा लुल्लू पुल्लू है, इसे है ना, तो उसे कुछ भी सिखाइए हो तो दिन भर भूखा है, नंगा है, इधर उधर, मतलब उसका मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा। अगर बच्चा हृष्ट पुष्ट नहीं है तो निश्चित रूप से वो पढ़ाई में भी कमज़ोर रहेगा अन्य बच्चों की तुलना में। ऐसा नहीं है कि हर एक कमज़ोर बच्चा कमज़ोर ही होता है पढ़ने में, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर तुलना की जाए तो जो हृष्ट पुष्ट बच्चा है उसकी तुलना में उसकी जो मानसिक विकास होगा, मानसिक स्वास्थ्य होगा, वो कमज़ोर रहेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो परिवार से ही बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है। परिवार अगर उसे पौष्टिक आहार देगा, परिवार उसे पौष्टिक तरीके से, मतलब समझ गए ना, ज़्यादा बताना नहीं है, तो परिवार पर जो है बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है। आगे बात करते हैं, हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। हस्तशिल्प की शिक्षा किसे दी जानी चाहिए? सामान्य बालक को दी जानी चाहिए, पिछड़े बालक को दी जानी चाहिए, मंद बुद्धि के बालक को दी जानी चाहिए, या प्रखर बुद्धि के बालक को दी जानी चाहिए? हस्तशिल्प की शिक्षा, हस्तशिल्प का मतलब क्या होता है? हाथ से कुछ काम करने की कला दी जाए, मतलब उसे बैग बनाना सिखाया जाए, उसे जो है चटाई बनाना सिखाया जाए, उसे जो है बढ़ई वाला काम सिखाया जाए, टेबल कुर्सी बनाना सिखाया जाए, उसे ऐसे कई कार्य सिखाया जाए, ये हस्तशिल्प कहलाता है। ठीक है, तो आप बताइए कि हस्तशिल्प की शिक्षा किस बालक को दी जानी चाहिए? इसमें ऑप्शन नंबर चौथा है प्रखर बुद्धि का बालक। उसे हम कहें हस्तशिल्प की शिक्षा देंगे, वो पढ़ाई लिखाई करेगा, डॉक्टर इंजीनियर बनेगा। सामान्य बुद्धि के बालक को हस्तशिल्प की शिक्षा हम कहें दिलाएंगे? वो सामान्य बुद्धि का है, निश्चित रूप से पुलिस सिपाही या
प्राइमरी का मास्टर तो बन ही जाएगा अगर सामान्य बुद्धि का है ना। उसके बाद अगर मंद बुद्धि का है तो उसे कितनों सिखाओ उसे आएगा नहीं। हम पिछड़े बालक को जो है हस्तशिल्प की शिक्षा देते हैं, पिछड़े बालक को, क्योंकि अगर वो बालक जो है पढ़ाई में थोड़ा सा कमज़ोर है, सामान्य बुद्धि के बालक से थोड़ा सा नीचे है, तो वह जो है निश्चित रूप से कहीं ना कहीं नौकरी के लिए अगर प्रयासरत रहेगा तो हमें लगता है कि नौकरी में उसे बहुत ज़्यादा समस्या होगी सरकारी नौकरी पाने में। तो उसे जो है हस्तशिल्प की शिक्षा तभी से दी जानी चाहिए जिससे वह 18 साल का जैसे हो वह अपनी कमाई प्रारंभ कर दे, अपने परिवार का जीविका निर्वाह प्रारंभ कर दे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। काफ़ी लोग जो है पिछड़े बालक होते हैं लेकिन वो मेहनत करके बहुत आगे चले जाते हैं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मनोविज्ञान में ऐसा होता है। ठीक है, पिछड़े बालक को ये करना चाहिए। अब ये अगड़ी पिछड़ी जातियों से इसका समूह मत लगाइएगा, ये जाति उति का मैटर यहाँ पे नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बात करते हैं निरीक्षण विधि में किया जाता है। आप किसी का निरीक्षण कर रहे हैं तो आप निरीक्षण विधि में क्या करेंगे? अपना अध्ययन करेंगे, अपने व्यवहार का अध्ययन करेंगे, या दूसरों के व्यवहारों का अध्ययन करेंगे, या व्यवहार विश्लेषण करेंगे? क्या करेंगे? निरीक्षण में आप क्या करते हैं? निरीक्षण में हम जो है दूसरों के व्यवहारों का अध्ययन करते हैं। जब आप जो है जैसे कोई बच्चा बीएड कर रहा होगा, अगर आप जो है गलती से नहीं मेहनत करेंगे तभी जो है बीईओ की जो वैकेंसी आती है उसमें आप जो है मान लीजिए खंड शिक्षा अधिकारी हो जाते हैं। जब खंड शिक्षा अधिकारी हो जाएंगे, जब किसी विद्यालय को आप चेक करने जाएंगे उसे ही कहा जाता है निरीक्षण। आप विद्यालय चेकिंग के दौरान क्या करेंगे? आप विद्यालय चेकिंग के दौरान विद्यालय के प्रधानाध्यापक महोदय और विद्यालय के सहायक अध्यापक बंधुओं को व्यवहार का अध्ययन करेंगे कि लोग व्यवहार कैसा कर रहे हैं, अनुशासन कैसा देख रहे हैं, तो उनके व्यवहार का अध्ययन करेंगे, ना कि हम अपने व्यवहार को वहां प्रदर्शित करेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हम जो है निरीक्षण के दौरान दूसरों के व्यवहारों का अध्ययन करते हैं, समझते हैं कि यह काम बेहतर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। हम अगर एसडीआई हो गए, हम विद्यालय जाएंगे तो हमें नहीं पूछेंगे बताइए 15 का पहाड़ा बताओ, 15 का पहाड़ा नहीं देखेंगे, विद्यालय में उनका व्यवहार कैसा है व्यवहार ही देखेंगे। ठीक है, उनका तो नौकरी लगा है, मेहनत करके ही नौकरी पाए हैं। चलिए आगे बात करते हैं सतत व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का क्या अभिप्राय है? व्यापक शब्द, सतत व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का क्या अभिप्राय है बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए है संज्ञानात्मक, बी है सहसंज्ञानात्मक, सी है ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। मित्रों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। जो व्यापक होता है, व्यापक अपने आप में, आपसे मैं कहूं व्यापक तरीके से इस पर आप चर्चा कीजिए। व्यापक चर्चा आज हम जो है यूपी बीएड पर कर रहे हैं, व्यापक चर्चा आज हम यूपी डीएलएड पर कर रहे हैं, व्यापक चर्चा आज हम जो है यूपी टीईटी 2000 आगामी रणनीति पर कर रहे हैं। तो जो व्यापक शब्द होता है अपने आप में व्यापक होता है। तो व्यापक में जो है संज्ञानात्मक पहलुओं पर भी ध्यान दिया जाता है। संज्ञानात्मक का मतलब जो आपके ज्ञान से संबंधित होती हैं, जो आपके सीधे सीधे कंटेंट से संबंधित होती हैं, हम उस पर भी चर्चा करते हैं, है ना। जैसे मैं अगर टीईटी पर वीडियो बनाऊं तो मैंने आपके कंटेंट पर भी बताया कि भाई ये सिलेबस होता है, आपको ऐसे से करना है। आगे बात करते हैं सहसंज्ञानात्मक। ज्ञान प्राप्त करने के दौरान आपको किस किस बाधाओं से होकर गुजरना पड़ेगा, नौकरी पाने के दौरान आपको किस किस बाधाओं से होकर गुजरना पड़ेगा, ज्ञान प्राप्ति के दौरान आपको किस तरीके से अपने आप को मैनेज करना है, यह भी बात हम करेंगे व्यापक अर्थों में। ठीक है, तो व्यापक जो शब्द होता है उसमें संज्ञान और सहसंज्ञान दोनों जुड़ा होता है। ज्ञान कैसे लेंगे वह भी दिखा, मतलब कि ज्ञान क्या होता है, ज्ञान कैसे होगा, किस किस बुक का अध्ययन करेंगे तो वह तो हमें पढ़ना है, लेकिन कैसे कैसे प्रक्रिया से गुजर करके ज्ञान प्राप्त करना है उसका भी अध्ययन हम व्यापक शब्दों में करते हैं। ठीक, चलिए ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। ब्रेल लिपि का प्रयोग किस में किया जाता है? आप सभी लोग जानते हैं जो ब्रेल लिपि होता है वह जो है दृष्टिबाधित बच्चों के लिए ब्रेल लिपि का आविष्कार किया गया था, आप सभी लोग जानते हैं। जो विश्व ब्रेल दिवस होता है कब मनाया जाता है? हमारे ख्याल से 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। शायद आप लोग देख लीजिएगा विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो ब्रेल लिपि का जो मतलब कि प्रयोग है वह दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए होता है, दृष्टिबाधित लोगों के लिए किया जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है। बहुत ही बेहतर लाइन है। बुद्धि पर क्या है? बुद्धि पर वंशानुक्रम, बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है। ठीक है, बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है। बताइए यह किसने कहा था? ऑप्शन नंबर ये तो आप जानते ही नहीं होंगे, बुद्धि मैंने नहीं पढ़ाया है, तो निश्चित रूप से आप ध्यान रखिएगा। गैसल है, गाल्टन है, डॉक्टर माथुर है, टर्मन है। तो बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यह कथन है और इस कथन को टर्मन महोदय ने कहा था। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, टर्मन महोदय ने यह कहा था कि बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। मनुष्य का व्यवहार मुख्यतः किससे प्रेरित होता है? मनुष्य का व्यवहार बताइए, आपका व्यवहार किससे प्रेरित होगा? यह आप अपने बौद्धिक स्तर से इसका
इसका उत्तर दे सकते हैं। क्या कौशल पे प्रभावित होता है, या अभिक्षमता पर प्रभावित होता है, या अभिवृत्ति पर प्रभावित होता है, या बुद्धि पर प्रभावित होता है? ठीक है, मनुष्य का व्यवहार निश्चित रूप से, अगर आपको मैं बुद्धि चैप्टर अभी नहीं पढ़ाया हूं, एक आध लेक्चर में बुद्धि चैप्टर पर दे दूंगा, तो मित्रों बुद्धि जो होता है उसी से मनुष्य का व्यवहार प्रभावित होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आप अगर कमजोर बुद्धि के हैं तो निश्चित रूप से आपका व्यवहार जो है सामाजिक रूप से कमजोर रहेगा। ठीक है, तो बुद्धि जो है वह पूरी तरीके से मनुष्य के व्यवहार पर निर्भर करता है। ठीक, चलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अभी मैंने बुद्धि नहीं पढ़ा है, लेकिन बुद्धि आप याद ध्यान रखिएगा। 23वां बात करते हैं, व्यक्ति से संवाद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आप एक दूसरे से संवाद कर रहे हैं, उसे हम अंग्रेजी में कहते हैं कन्वर्जन। आप जब चैटिंग करते हैं उसे हम कन्वर्जन बोलते हैं। ठीक है, कन्वर्सेशन बोलते हैं। ठीक है, कन्वर्सेशन। आप कहते हैं कि यार मैं और आपने जो उस दिन इंस्टाग्राम पे चैटिंग किया था, कन्वर्सेशन किया था, उसे आप डिलीट कर दीजिए। ऐसी कोई गुप्त मीटिंग अगर हुई तो उसे हम कैंसिल करवाते हैं ना, तो उसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? उसे हम हिंदी में संप्रेषण बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, संप्रेषण। ध्यान रखिएगा, संप्रेषण, इसे इंग्लिश में जो मैंने बताया वही को बोलते हैं। ठीक, चलिए 24वां क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए। आप शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन मैं आपको करवा रहा हूं, क्यों करवा रहा हूं? आपको जो है इससे शिक्षक की आत्मा संतुष्ट होती है, इसके लिए तो नहीं करवा रहे हैं। इससे हम दूसरों को प्रभावित कर सके, हमें मनोविज्ञान आ जाएगा तो हम दूसरों को प्रभावित करेंगे? बिल्कुल नहीं। हम इसे समाज में जाकर के मनोविज्ञान की भाषा बोलते रहें तो हमसे कोई प्रभावित नहीं होगा। सब लोग हमें गाली देंगे, कहाँ बक रहा है यार, है ना। तीसरी बात करते हैं, इससे हम अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सकते हैं। निश्चित रूप से इससे परीक्षा का कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है। मित्रों यही सही है, यही सही है कि हम जो है जो शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करते हैं, या हम अभी प्रशिक्षु हैं, आप भी मतलब कि आप प्रशिक्षु हैं वर्तमान के समय में, तो वर्तमान के समय में जो आप शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं वह केवल इसी वजह से कर रहे हैं कि आप आने वाले समय में अपने बच्चों को किस तरीके से मेहनत से पढ़ाएंगे कि आपके बच्चे अच्छे से सीख पाएं। ठीक है, ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा। आगे बात करते हैं, एक बालक की वास्तविक आयु 12 साल है, उसकी मानसिक आयु 25 साल है, उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? मित्रों इसका फार्मूला होता है, यह काफ़ी बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो बुद्धि लब्धि को हम IQ कहते हैं। ठीक है, बुद्धि लब्धि को हम IQ बोलते हैं। कहा नहीं जाता IQ लेवल, बुद्धि लब्धि। ठीक है, इसे हम IQ बोलते हैं। बुद्धि लब्धि बराबर होता है वास्तविक आयु, वास्तविक आयु, ठीक है, वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु, वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु, वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु गुणे 100। वास्तविक आयु कितनी है उसकी? वास्तविक आयु 12 साल बटे 15 गुणे 100। ठीक है, 3 चौका 12, 3 पचे 15, 5 भी संयम 100, 20 चौका 80। जो 80% हो गया उसका IQ लेवल हो गया। ठीक है, क्या हो गया है? 80। समझ में आया ना। चलिए आगे बात करते हैं, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। मित्रों पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है छात्र केंद्रित होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी है विद्यालय केंद्रित होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी है शिक्षक केंद्रित होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। जब हम किसी पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं तो पाठ्यक्रम का निर्माण हम यह सोचकर नहीं करते हैं कि हम एक अध्यापक है तो हमें कितना आता है। हम पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं कि छात्र को देख करके कि छात्र को अगर इस पाठ्यक्रम के अंदर पढ़ाया जाएगा छात्र बेहतर को और बेहतर बना पाएगा। जैसे हम अपना कोई कंटेंट आपको दे रहे हैं, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, जिस रणनीति के तहत मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूं और लगा हुआ हूं आपको शिक्षक बनाने के लिए, तो मैं अपना देख करके नहीं बना रहा हूं, मैं आपको केंद्रित करके बना रहा हूं सारे के सारे रणनीति, जिससे आप अपने जीवन में सफल हो पाएं। तो जो भी पाठ्यक्रम होता है वह छात्र केंद्रित होता है, ना कि शिक्षक केंद्रित होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बात करते हैं, प्राथमिक शिक्षा में मदद करता है। प्राथमिक शिक्षा में क्या मदद करता है? बच्चे का सामाजिकरण, बच्चे का लोकतंत्रीकरण, पाठ्यक्रम का समझ, या इनमें से सभी। मित्रों यह थोड़ा सा आपके लिए हो सकता है कि आप न समझ पाएं, लेकिन बात को समझने का प्रयास करिएगा। जो प्राथमिक शिक्षा होता है इसमें जो है बच्चों का लोकतंत्रीकरण बहुत ज़्यादा मदद करता है। इसे आप शायद न समझ पा रहे हो, बच्चों का लोकतंत्रीकरण। अब आप समझिएगा बच्चों का लोकतंत्रीकरण क्या है। लोकतंत्र में क्या होता है? जनता का जनता के लिए, जनता द्वारा शासन को लोकतंत्र कहते हैं। अर्थात जो लोकतंत्र में होता है, लोकतंत्र में लोग अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं। और निश्चित रूप से अगर प्राथमिक विद्यालय है, अगर उसमें प्राथमिक का बच्चा पढ़ रहा है, छोटा सा नन्हा सा बच्चा पढ़ रहा है, अगर वह लोकतांत्रिक होगा मतलब उसे हम स्वतंत्र रखेंगे। बेटा जो तुम्हें पूछना हो हमसे पूछ सकते हो, जब तुम्हें खाना खाना हो हमसे आप करके पूछ लो, खाना खा लो। ठीक है, हम आपको मतलब कि दे देंगे छुट्टी। उसके बाद आपको जो है किसी सवाल में कोई दिक्कत होती है, कभी भी कोई समस्या होती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अर्थात हम बच्चे को लोकतांत्रिक करते हैं, उसे हम स्वतंत्र छोड़ देते
देते हैं, उसे हम बोझ नहीं देते हैं किसी चीज़ का, इसे करना है, तभी जा करके बच्चा बहुत ही बेहतर कर पाता है। नहीं तो आप उसके ऊपर जो बैग वाला इतना बड़ा बोझा लाद देते हैं ना, वो बच्चा बहुत बड़ा नहीं कर पाएगा जीवन में, वो केवल बोझा लाद के जो है कंपनी खेलेगा बीटेक करके। ठीक है, ऐसा होता है। तो बच्चे का लोकतांत्रिकरण प्राथमिक शिक्षा में मदद करता है। आगे बात करते हैं छात्रों को प्रेरित करने की सही विधि क्या है। छात्रों को आप कैसे प्रेरित कर सकते हैं? दंड देंगे तो भाई ये तो बिल्कुल गलत है, फटकारेंगे यह भी गलत है, मारेंगे पीटेंगे यह भी गलत है। अगर बच्चों को आप प्रेरित करना चाहते हैं तो बच्चों को जो है प्रशंसा करनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बात करते हैं शिशु के प्रति सहानुभूति एवं प्यार दुलार से किस संवेग की उत्पत्ति होती है। अब की बार मैंने संवेग पढ़ाया है, मैकडूगल की 14 प्रवृत्तियां मैंने आपको बताया ना। संवेग को मैंने बताया, संवेग क्या होते हैं मित्रों? इमोशंस होते हैं। मैकडूगल की 14 प्रवृत्तियां होती है। मैकडूगल से 3 क्वेश्चन अब की बार 2021 के टीईटी में पूछा गया। ठीक है, तो उसी में से आपसे पूछा गया है कि बच्चों के प्रति, शिशु के प्रति सहानुभूति और प्रेम दुलार को क्या कहते हैं मित्रों? उसे हम वात्सल्य बोलते हैं। लेकिन अगर वात्सल्य ऑप्शन में न दिया हो तो आप उसे अनुराग भी कह सकते हैं। अनुराग जो है प्रेम का एक पर्यायवाची भी है, तो आप इसे भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक, अंतिम क्वेश्चन की बात करते हैं मित्रों। अंतिम क्वेश्चन आपके बीच है, सामान्य बुद्धि बालक प्रायः किस अवस्था में बोलना प्रारंभ करता है? तो आप इसे भी ध्यान रखिएगा। 34 माह में अगर एक सामान्य बुद्धि का बालक है तो वह बोलना प्रारंभ कर देता है, अर्थात निश्चित रूप से वह बोल पाता है। ठीक है, तो 34 माह। मैं उम्मीद करता हूं इन सभी 30 क्वेश्चन को जो मैंने आपके सामने डिस्कस किया, वो सभी क्वेश्चन आपके लिए कहीं ना कहीं आपके जो आपका मोटिवेट, मतलब कि जो आपका अंदर का एक जुनून है, उस जुनून को जागृत करेंगे और बेहतर को और बेहतर बनाने के लिए हमारा जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य में हमको आप सफल कराएंगे। और हमारी वीडियोज अगर आपको अच्छी लगती हैं, हमारी वीडियोज नहीं, आपकी वीडियोज अगर आपको अच्छी लगती हैं, तो आप इस वीडियो को अपने कॉलेज में जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं वहाँ आप शेयर करिए, वहाँ आप निशांत ज्ञान को पहुँचाइए। निशांत ज्ञान को जगह जगह तक पहुंचाना, निशांत ज्ञान को आगे बढ़ाना, इसकी जिम्मेदारी आपकी है। हम कुछ नहीं है, बस एक माध्यम है। अगर आप लोग चाहेंगे तो हम बहुत आगे तक जा सकते हैं। क्यों मैं आगे कर रहा हूं? क्योंकि हमारे कहने पर अगर कई बच्चे शिक्षा क्षेत्र में आते हैं और शिक्षा क्षेत्र में ईमानदारी का परिचय देते हैं और बेहतर करते हैं, तो उनका तो पहली बात जीवन तो सफल होगा ही, क्योंकि आप नौकरी पाएंगे, आपका परिवार सफल हो जाएगा, निश्चित रूप से आप एक अच्छी खासी ज़िंदगी जी लेंगे। लेकिन अगर मेरे माध्यम से अगर 10-15 हज़ार 20 हज़ार लोग भी प्रभावित होते हैं, वो अपने जीवन में सफलता प्रारंभ मतलब सफल होने की सोच सकते हैं या बेहतर करने का प्रयास कर सकते हैं, तो मैं मानता हूं कि हमारे जीवन की यह सबसे बड़ी उपलब्धि होगी और हम अपने जीवन का जो मेरा मूल उद्देश्य है, उस उद्देश्य में हम कहीं ना कहीं सफल भी हो जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।